Number 6, the degree of completion of work is determined by comparing the work certified with dash. The degree of completion of work, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय कंपेयरिंग द वर्क सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड को किसके साथ कंपेयर करने पर हमें पता चलता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क? तो सही आंसर है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ. सो इफ यू कंपेयर दिस वर्क सर्टिफाइड विथ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, व्हाट विल बी डिटरमाइंड? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क. अंडरस्टूड एवरीवन? Now next MCQ number 7. In contract costing, credit is taken only for the part of the profit on incomplete work. सही आंसर रहेगा इसका क्या? Incomplete work. वापस से समझने की कोशिश करते हैं. In contract costing में credit is taken only for a part of profit on incomplete work. जो प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट वर्क होता है उसी का हम क्रेडिट ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में. प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट वर्क, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ काम कंप्लीटेड होता है, कुछ काम इनकम्प्लीट होता है. तो जो इनकम्प्लीट काम के ऊपर जो प्रॉफिट होता है हम उसी का क्रेडिट ले सकते हैं. तो ये एमसीक्यू याद रखना. आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी, इनकम्प्लीट वर्क. ना नंबर 8. Number 8, in contract costing, payment of cash to the contractor is made on the basis of work certified. है ना? आज मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं मेरे क्लाइंट के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्टी के लिए मैंने एक बिल्डिंग बनाई है. मैं उस बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस चालू है. मैं मेरे क्लाइंट के लिए मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्टी के लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूं. तो जैसे जैसे काम खत्म होगा वैसे वैसे मैं उसके पास कैश मांगूंगा. तो कैश वो मुझे किस बेसिस पे देगा? मैं बोलूंगा उसको कि भाई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 लाख में से 7 लाख का काम हो गया है, आके देख ले और 7 लाख मुझे दे दे. तो वो दे नहीं देगा. वो किसी एक्सपर्ट को लेकर आएगा, आर्किटेक्ट को लेकर आएगा और आर्किटेक्ट को बोलेगा कि देख तो भाई ये कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है 7 लाख का काम हो गया है, क्या सच में 7 लाख का काम हो गया है? तो आर्किटेक्ट उसका अच्छे से मुआयना करेगा और फिर सर्टिफिकेट देगा. क्या करेगा? सर्टिफिकेट देगा और वो बताएगा कि भाई 7 लाख का बोल तो रहा है ये, लेकिन 7 लाख नहीं, मैं 6 लाख का सर्टिफिकेट देता हूं कि 6 लाख का तो सचमुच काम हुआ है. तो ये 6 लाख रुपए फिर क्या करेगा? मेरा क्लाइंट मुझे पे करेगा. सो मैं बोल रहा हूं कितने का काम हुआ है? 7 लाख का. लेकिन जो मेरा क्लाइंट आर्किटेक्ट लेकर आया है उस आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट कितने को दिया है? सिर्फ 6 लाख को. तो मैं पेमेंट कितने का करूंगा? 6 लाख का. तो पेमेंट जो करता है, किया जाता है, वो किस बेसिस पे किया जाता है? वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे किया जाता है. सो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, वर्क सर्टिफाइड. सो नंबर 9 इज द कॉस्ट ऑफ एनी सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क इज. सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क मतलब क्या? कि भाई अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो वो काम खत्म करने के लिए हो सकता है मुझे दूसरे लोगों को कुछ काम देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा. लाइक सपोज करो कि एक बिल्डिंग बनाने का काम मुझे मिला है, तो वो मेरा मेन कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डिंग बनाना, पर वो बिल्डिंग के अंदर मुझे प्लम्बिंग करवाना पड़ेगा, वायरिंग करवाना पड़ेगा. तो वो सब के लिए मैं किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, उसको क्या बोलेंगे? सब कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सब कॉन्ट्रैक्ट. तो सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक टाइप का क्या माना जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है. क्या माना जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस. कॉन्ट्रैक्ट का ही खर्चा है. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर नहीं, ऑप्शन ए उसका सही आंसर रहेगा. अ डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ये कॉन्ट्रैक्ट का ही डायरेक्ट एक्सपेंस है और वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट किया जाता है. याद रखना, कोई भी एक्सपेंस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ऊपर डेबिट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा. ऑप्शन सी आपको थोड़ा सेम दिख रहा होगा कि सर ऑप्शन सी भी तो वैसा ही है, डायरेक्ट एक्सपेंस ही बोला है, लेकिन उसको डेबिट किसके अकाउंट में किया है? क्लाइंट के अकाउंट में थोड़ी ना उसको डेबिट किया जाएगा. वो कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है, तो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा. दिस वाज नंबर 9. सो नाउ वी आर ऑन नंबर 10. प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द क्लाइंट. अब जैसे जैसे मैं अपना काम खत्म करूंगा, बिल्डिंग बनती जाएगी, वैसे वैसे मुझे पैसे
मिलते जाएंगे। किसके पास से? मेरे क्लाइंट के पास से। मैं मेरे क्लाइंट के लिए कुछ बना रहा हूं, जैसे जैसे वो काम मैं बनाता जाऊंगा, काम जैसे जैसे होता जाएगा, मेरा क्लाइंट मुझे पैसे देता जाएगा धीरे धीरे। तो जब वो पैसा मुझे क्लाइंट के पास से मिलेगा तो पैसे का क्रेडिट मैं किसको दूंगा? मेरे क्लाइंट को ही दूंगा ना, जिसने मुझे पैसा दिया। क्रेडिट किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। तो जो पैसा मुझे रिसीव हो रहा है वो किसके क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा? क्लाइंट के क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? क्रेडिटेड टू क्लाइंट अकाउंट, ऑप्शन डी। इसमें कोई डाउट? या फिर आप ऐसा कहो, आपने सीखा होगा क्रेडिट द गिवर, सुना है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां क्लाइंट मुझे पैसा दे रहा है, हु इज द गिवर? क्लाइंट इज द गिवर, तो क्रेडिट द क्लाइंट्स अकाउंट, ऑप्शन डी। कोई डाउट इसमें? ना नंबर 11, नंबर 11 के अंदर रिटेंशन मनी इज इक्वल टू, रिटेंशन मनी हम किसको बोलते हैं? तो रिटेंशन मनी मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को बोलते हैं रिटेंशन मनी। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल वापस से ले लो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल मिलाकर है 10 लाख का। कितने का है? 10 लाख का टोटल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। उसमें से मैंने काम खत्म कर दिया है 7 लाख का। कितने लाख का? 7 लाख का। मैंने मेरे हिसाब से काम खत्म किया है। सामने वाला आर्किटेक्ट लेकर आएगा और उसको बोलेगा चेक कर तो 7 लाख का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आर्किटेक्ट आकर चेक करो, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट दे रहा है कितने लाख को? 6 लाख को। ये 6 लाख होगा वर्क सर्टिफाइड। मतलब अब 6 लाख तो मैं मांग सकता हूं ना कि भाई तेरे ही आर्किटेक्ट ने वर्क सर्टिफाइड कितने काम को दिया है? 6 लाख को। तो 6 लाख तो ला। तो सामने वाला क्लाइंट अगर 6 लाख मुझे नहीं देता है और मुझे देता है 5.5 लाख, 5.5 लाख अगर देता है, क्या देता है? 5.5 लाख। तो 5.5 लाख को तो हम बोलेंगे कैश रिसीव्ड, है ना। पर जो 50,000 उसने मुझे नहीं दिया, 6 लाख देना चाहिए था ना, जिसकी जगह सिर्फ कितना दे रहा है? 5.5 लाख। कितना नहीं दे रहा है? 50,000, 50,000 वो मुझे नहीं दे रहा है। तो 50,000 को हम किस चीज, क्या नाम देंगे? रिटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिटेंशन। आई बात समझ में? तो रिटेंशन आपको कैसे मिला? वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड 5.5 लाख, है ना। कैसे मिला आपको रिटेंशन? वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, वर्क सर्टिफाइड लेस पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। इज दैट क्लियर? So, number 12. Material supplied by the contractee. अगर कॉन्ट्रैक्टी मुझे कोई मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कौन? कॉन्ट्रैक्टी। ये तो अजीब बात हो गई ना थोड़ी। मतलब एक पर्सन मेरे पास आ रहा है कि भाई मेरे को एक लाइब्रेरी बिल्डिंग बना के दे, मेरा काम है बिल्डिंग वगैरह बना के देना। तो मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टर। जिसके लिए बनाने वाला हूं वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। वो कॉन्ट्रैक्टी मेरे पास आ रहा है, बोलता है मेरे को एक लाइब्रेरी बिल्डिंग बना के दे। मैं बोला ठीक है बन जाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्टी क्या बोल रहा है पता है? कुछ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, सैंड, ग्रेवल, ब्रिक्स, ये सब मेरे पास पड़ा है, वो यूज कर लेना तू। तो इसको बोलते हैं मटेरियल सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। सही बात है ना। ये मटेरियल किसने सप्लाई किया? कॉन्ट्रैक्टी ने। तो इसका क्या हम इफेक्ट क्या देंगे? इसका कोई इफेक्ट हम नहीं देंगे। इट विल बी इग्नोर्ड, इट विल बी इग्नोर्ड। कौन सा ऑप्शन? बी, इग्नोर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इट इज इग्नोर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो सर क्या ये कॉन्ट्रैक्टी का माल आपने फ्री में ले लिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको पैसे दूंगा या जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें से उतने पैसे क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में काउंट ही नहीं होगा। इसके लिए इट इज इग्नोर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इज इट क्लियर? ना नंबर 13, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। यह ना एक टाइप का एबनॉर्मल लॉस है। मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए मैं कॉन्ट्रैक्टर में बिल्डिंग बनाता हूं, मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ मटेरियल पड़ा हुआ रहता है। वो मटेरियल में कुछ आग लग गई या कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गया, बारिश आने की वजह से बहुत सारा सीमेंट बर्बाद हो गया, हो सकता है ऐसा, है ना। तो वो जो मटेरियल मैंने लूज किया है, बर्बाद हो गया है, उसका मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा?
तो उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ऑप्शन ए. ये कोई समझा पाएगा क्यों ऐसा, क्यों इट शुड बी क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी फ्रॉम योर स्टूडेंट्स इन द क्लास? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट पे हम इनकम लिखते हैं ना. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे, और क्रेडिट पे हम इनकम लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की इनकम. ये तो एक लॉस है ना, अभी जो मैंने पढ़ा वो मटेरियल लॉस, ये तो बहुत बड़ा लॉस है. तो लॉस तो कहां आना चाहिए था? लॉस की एंट्री कहां आनी चाहिए थी? लॉजिकली डेबिट पे आनी चाहिए थी. एक्सपेंस है ना एक टाइप का, पर कहां लिखने का बोल रहा हूं मैं आपको? मैं आपको कहां लिखने का बोल रहा हूं? क्रेडिट पे. क्यों? हमेशा याद रखना, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन. जो भी मेरे रेगुलर एक्सपेंस एंड लॉस है वो डेबिट पे, जो भी मेरी रेगुलर इनकम एंड गेन है वो सब क्रेडिट पे. रेगुलर वर्ड याद रखना, ये बर्बाद हो जाना एबनॉर्मल है, रेगुलर नहीं है. और एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट भी हम एबनॉर्मल तरीके से ही करते हैं. इसको डेबिट पे नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे? क्रेडिट पे. क्यों ऐसा? इसका लॉजिक ये है कि कोई ऐसा खर्चा, कोई ऐसा नुकसान जो अमूमन रूटीन लाइफ में होता नहीं है, एक्सीडेंटली हो गया है, तो उसका भार ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों झेले, है ना? तो इसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से नलीफाई करने के लिए मुझे इसको कहां लिखना पड़ा? क्रेडिट पे लिखना पड़ा. कि अगर ये मटेरियल मैंने बेचा होता तो इतना रुपया मेरे पास आया होता, जबकि आया तो नहीं है, पर उतना दिखाना पड़ता है अपने को क्रेडिट पे. इज दैट क्लियर? तो याद रखना, एबनॉर्मल लॉस कहां दिखाया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. So now we will do number 14. Work certified is valued at, वर्क सर्टिफाइड को मैं, हाँ, कॉस्ट प्राइस आएगा. वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. तो याद रखना, वर्क सर्टिफाइड को मैं हमेशा कौन से प्राइस पे वैल्यू करता हूं? कॉस्ट प्राइस पे. नंबर 15, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस प्रॉफिट. अगर आप वर्क सर्टिफाइड में से प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर दो? माइनस कर दो, तो वो तो वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट मिल जाएगा ना. समझो बात को. ये एक वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड एक जो दिख रहा है अभी 10 lakhs. कितना दिख रहा है? 10 lakhs दिख रहा है, पर ये वर्क सर्टिफाइड के अंदर प्रॉफिट का भी हिस्सा है. तो दिस इज वर्क सर्टिफाइड एट मार्केट प्राइस. क्या बोलते हैं इसको? वर्क सर्टिफाइड एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं? जिसमें प्रॉफिट का भी हिस्सा जुड़ा हुआ हो. ओके, अब इसमें एक प्रॉफिट का हिस्सा कितना जुड़ा है मैं आपको बोल देता हूं. 2 लाख जुड़ा है. कितना जुड़ा है? 2 लाख. तो वो 2 लाख अगर मैं अलग कर दूं, जो कि क्या है? प्रॉफिट है. क्या है? प्रॉफिट है. तो ये बचा कितना? 10 लाख में से प्रॉफिट हटा दो, 2 लाख, कितना बचा? 8 लाख बचा. तो ये भी तो वर्क सर्टिफाइड ही है, लेकिन ये मार्केट प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है. ऐसा हर प्राइस जो प्रॉफिट के बगैर वाला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट प्राइस. सो 8 लाख इज वर्क सर्टिफाइड एट कॉस्ट प्राइस. अब हमें क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस प्रॉफिट. ये वर्क सर्टिफाइड 10 लाख है, उसमें से लेस आप कर दो, प्रॉफिट 2 लाख, तो जो 8 लाख बचेगा वो क्या होगा? वो वर्क सर्टिफाइड ही होगा, लेकिन एट कॉस्ट प्राइस होगा. ऑप्शन बी. एनी डाउट इन दिस? नंबर 16 नाउ. टोटल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. आप एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी काम कंप्लीट करते हो, समझो बात को. वापस एक एग्जांपल. मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपया. कितना है? 10 लाख, 10 lakhs. भाई मुझे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में से मैंने काम किया और सपोज करो कि 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में से मैंने 8 लाख का काम कर दिया. कितने लाख का? 8 लाख का काम कर दिया. तो 8 लाख को क्या बोलेंगे? जो काम कर दिया है उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन. क्या बोलेंगे? वर्क डन.
तो 8 लाख का काम हुआ है उसको बोलते हैं वर्क डन। याद रखना, वर्क डन बोल दो, वर्क कंप्लीटेड बोल दो, एक ही बात है। अब ये वर्क डन है, वो सामने वाला अपना आर्किटेक्ट लेके आएगा और वो चेक करवाएगा, देखो तो जरा ये बोल रहे हैं 8 लाख का वर्क डन है, सच में है क्या? तो आर्किटेक्ट चेक करेगा और आर्किटेक्ट को चेक करने में पता चलेगा कि 8 लाख में से सर्टिफिकेट वो सिर्फ कितने को दे रहा है? 6 लाख को। तो ये 6 लाख का नाम होगा वर्क सर्टिफाइड। और ये 8 लाख के वर्क डन में से कितने लाख के काम को सर्टिफिकेट नहीं मिला? 2 लाख। तो 2 लाख को बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। तो एक बात तो आप मानते हो ना कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों किसका हिस्सा है? वर्क डन का ही हिस्सा है, वर्क कंप्लीटेड का ही हिस्सा है। दोनों चीजें क्या क्या? वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब एमसीक्यू पढ़ो कि टोटल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड मतलब वर्क डन, आपको वर्क डन का टोटल कैसे मिलेगा? तो ऑप्शन बी, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, है ना? देखो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 6 लाख प्लस वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 2 लाख। 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख। 8 लाख किसका आंसर है? वर्क कंप्लीटेड का आंसर है। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट? सो नाउ वी विल डू नंबर 17। नॉशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉशनल प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा? तो इसका सही आंसर है नंबर 17 का, वर्क सर्टिफाइड। ऑप्शन है वर्क सर्टिफाइड लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये आपको नॉशनल प्रॉफिट मिलेगा। देखो ऊपर भी मैंने आपको एक बताया था एनोटेशन कर, ये रहा। ये 10 लाख का क्या है? वर्क सर्टिफाइड है 10 लाख। इसमें प्रॉफिट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। ये 10 लाख में से ये 8 लाख क्या आया? कॉस्ट प्राइस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आई बात समझ में? वापस देखो, वर्क सर्टिफाइड मार्केट प्राइस 10 लाख है, इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा है। ये 10 लाख में से 8 लाख क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये 2 लाख क्या है? प्रॉफिट। और इसको नॉशनल प्रॉफिट बोलते। क्या बोलते हैं? नॉशनल प्रॉफिट। तो नॉशनल प्रॉफिट कैसे निकला? 10 लाख में से 8 लाख को माइनस करके। 10 लाख का क्या नाम है? वर्क सर्टिफाइड। और ये जो 8 लाख है उसको हम माइनस करेंगे ना, वो 8 लाख क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, है ना? कॉस्ट प्राइस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसमें लिखा हो वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए, वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कोई डाउट? इसको क्या नाम देते हैं? सिर्फ प्रॉफिट नहीं, क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। एनी डाउट इन दिस? So now number 18. वर्क इन प्रोग्रेस एट ईयर एंड इज इक्वल टू, ईयर एंड में जो वर्क इन प्रोग्रेस मिलता है, देखो हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो हम यहां पे सब ओपनिंग वैल्यूज लिखते हैं, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, है ना? ये सारी चीजें लिखते हैं। और यहां पे हम एक हेडिंग बनाते बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपको याद हो तो क्या हेडिंग बनाते हैं? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। और इस हेडिंग में हम बहुत कुछ लिखते हैं। सबसे पहले हम 2 चीज लिख देते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। याद है? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। और भी हम इसमें लिखते हैं कुछ, क्या? सारी चीजों का क्लोजिंग वैल्यू। भाई साल की शुरुआत में प्लांट कितने का था वो हमने यहां लिखा था, लेकिन साल के एंड में प्लांट कितने का था हम वो यहां लिखेंगे, है ना? साल की शुरुआत में हम मटेरियल कितने का लाए थे वो हम यहां लिखते हैं, तो साल के एंड में हमारा मटेरियल कितने का बचता है हम यहां लिखेंगे। तो कहने की बात यही है कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट एट द एंड, मटेरियल एट साइट एट द एंड, ये सारी चीजें आती है राइट एंड में। एट द ऑप्शन क्वेश्चन में देखो एट द ईयर एंड क्या क्या आता है उसमें? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आता है? नहीं, सिर्फ मटेरियल नहीं आता है। क्या वर्क सर्टिफाइड आता है सिर्फ? नहीं, वर्क सर्टिफाइड के साथ वर्क अनसर्टिफाइड भी आता है। मतलब कह सकते हो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द टोटल ऑफ ऑल ऑफ दी
above. Any doubt in this?